Good morning to you all. This is Mahendra Sahu and once welcome to MS Classes. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जनरल नॉलेज की हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके अब हम डेली एक एक पार्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये डेली आपको 7 o'clock पे मिलेगा ताकि मॉर्निंग में आप जो हमारा 20 या 25 मिनट का जो वीडियो होते हैं 20 इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन होते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आप उन्हें प्रिपेयर कर सकें, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम पार्ट 4 लेके इस वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सारे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी एमपी से रिलेटेड एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच लेक। आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में, है ना, जहाँ से क्या किया जाता है, हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है, ठीक है, स्पेस में। तो आपको बताना है कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, लॉन्चिंग सेंटर है, ये किस लेक में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमने दिया है, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक या व्यंबनाथ लेक। तो आपको बताना है कि ये किस लेक में आता है। ओके, सो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, है ना, पुलिकट लेक में सतीश धवन स्पेस सेंटर आता है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखोगे, पुलिकट लेक सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, संविधान की आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसे कहा गया है संविधान की आत्मा। पहला ऑप्शन है प्रियम्बल या संविधान की प्रस्तावना, क्या इसे कहा गया है। दूसरा फंडामेंटल राइट, क्या मौलिक अधिकारों को कहा गया है। तीसरा डीपीएसपी, क्या जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कहा गया है। या चौथा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये बताना है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कई फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, प्रियम्बल लगा देते हैं, क्योंकि प्रियम्बल को ही ज़्यादातर संविधान की आत्मा कहा जाता है और कहा भी गया है कई सारे अलग अलग जो हमारे फेमस राइटर्स, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके द्वारा। बट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, है ना। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। सो आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। करेक्ट आंसर इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, है ना। आपको बताना है यहाँ पे कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में आता है। अगेन 4 ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे डबल बार हमने मेंशन किया है, दिस इज़ अगेन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, है ना। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिहार। याद रखोगे, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में आता है, बिहार में आता है ना। कई सारे नेशनल पार्क्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उनके नाम से हम पहचान सकते हैं कि ये किस स्टेट में आते हैं, बट कुछ नेशनल पार्क ऐसे होते हैं जो जनरली हमें पहचान में नहीं आते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी उन्हीं में से एक है ना। सो आप लोग याद रखोगे वाल्मीकि नेशनल पार्क, करेक्ट आंसर इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चलिए, ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा जोई बिडेन के बारे में। ठीक है, बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, है ना, जो कि अभी क्या हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूएसए के, है ना, जोई बिडेन। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लास्ट डे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली यूएसए में डुअल पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ पे दो ही पार्टी होती है। हमारे इंडिया के जैसे वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं चलता है ना। सो दो ऑप्शन है, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी। तो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, जो डोनाल्ड ट्रंप थे इसके पहले जो 45th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो बिलोंग करते थे रिपब्लिक पार्टी से, है ना। तो सो जो हमारे जोए बिडेन हैं वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। याद रखोगे, आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, जोए बिडेन। याद रखोगे इस पॉइंट को, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न्ड इंडिया टू साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, किस वर्ष जो महात्मा गांधी थे, ऑब्वियसली पहले ये साउथ अफ्रीका में रहते थे, ठीक है, तो किस वर्ष ये इंडिया वापस आए थे, किस कंट्री से, साउथ अफ्रीका से, है ना। याद रखोगे, साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे, सो 1915 1915 में ये वापस आए थे। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है ना। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। और इन्हीं के कारण 9 जनवरी को हम क्या करते हैं, हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ये वापस आए थे 1950 में, तो उसके कारण क्या किया जाता है, 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस, इंडियन डायस्पोरा डे के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किया, कब रिटर्न हुए थे, 1950 में, कहाँ से रिटर्न हुए थे, साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। और 9 जनवरी को इसके उपलक्ष्य में किस दिन के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में या इंडियन डायस्पोरा डे के रूप में इसे हम क्या करते हैं, 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, जो आधार कार्ड को लेके वर्डिक्ट चल रही थी, है ना, तो उसके समय पे ये 2018 के लास्ट में लाया गया था, निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो इसके बारे में पूछा गया है कि नॉर्मली तो ये डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में नहीं मेंशन किया जाता, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के अंदर इसे रखा गया है। जो किस आर्टिकल के अंदर आता है आपको बताना है, निजता का अधिकार। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22 या 23, है ना। सो आंसर आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 21, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मेंशन है आर्टिकल्स 21 में, जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना। तो उसी आर्टिकल में कुछ अलग अलग बातें भी दी हुई है, जिसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, है ना। सो आप लोग इस पॉइंट को याद रखोगे, आर्टिकल 21 में ये दिया गया है। 23 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिलता है, 22 में गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में संरक्षण मिलता है, 20 में अपराध के परिप्रेक्ष्य में संरक्षण मिलता है। तो 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी में मेंशन किया गया है अंदर राइट टू प्राइवेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ये यस्टरडे को जो दिल्ली पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, है ना। और इकोनॉमी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या करंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, एमएसपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो अगेन यू कैन सी हेयर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने सुना होगा किसानों को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा एक मूल्य डिसाइड कर दिया जाता है अलग अलग फसलों के लिए, है ना। और यदि किसी भी कंडीशन में मार्केट में जो व्यापारी हैं उनके द्वारा उस रेट से कम पे जो कह सकते हैं जो भी हमारी फसलें हैं उन्हें ख़रीदा जाता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, या तो जो कह सकते हैं जितना पैसा बचा हुआ है वो प्रोवाइड करती है, या डायरेक्ट सोसाइटी के माध्यम से क्या करती है, ये जो भी फसलें हैं उन्हें खरीदती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, एमएसपी के अकॉर्डिंग होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इशूड बाय विच इंस्टीट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक एसएससी में कई बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सो आप लोग याद रखोगे। रेलवेज में भी पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा इसे इशू किया जाता है। तो आंसर इज यूएनडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन। ऑब्वियसली यूएन तो यूनाइटेड नेशन ही होता है, कभी भी आप कहीं पे मिले तो जनरली याद रखोगे यूनाइटेड नेशन। डी फॉर डेवलपमेंट, यहाँ पे जो डेवलपमेंट आ रहा है वही डेवलपमेंट, एंड पी फॉर प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी संस्था के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, दुनिया की जो फेमस कंट्रीज़ है जिसको इसमें रखा जाता है, उनके जो पीपल्स है उस कंट्री के, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो जीवन शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग कंट्री को तीन भागों में क्या कह सकते हैं, डिवाइड कर दिया जाता है। पूरी कंट्रीज़ को तीन भागों में बांट दिया जाता है, विकसित देश, विकासशील देश और जो अंतर विकसित देश हैं उसमें, है ना। सो याद रखोगे यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें कंट्रीज़ के लोगों की जीवन शैली के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में, और इसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को तीन भागों में बांट दिया जाता है। ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले ये होती है विकसित कंट्री, या जिसे हम बोल सकते हैं जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है। दूसरी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, विकासशील देश। और तीसरा क्या होता है? अंतर विकसित कंट्री, या जो बहुत ही विकासशील के नीचे हो, है ना। अंतर विकासशील कंट्रीज जो होती है वो तीसरे नंबर पे रखे जाते हैं। सो याद रखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग? इंडिया का कौन सा प्लेस है जहाँ पे क्या किया जाता है? गोल्ड माइनिंग की जाती है ना। याद रखोगे सोने की माइनिंग जहाँ पे पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो कोलार, कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ पे आता है कोलार, ये फेमस है गोल्ड माइनिंग के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन है, अगेन ये भी पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? ऑब्वियसली पहले आपको तो स्टेट याद रखना है यहाँ पे कि किस स्टेट में एलोरा और जो अजंता की गुफाएं हैं ये है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा केव्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र में आती है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये मिलती है ना। सो याद रखोगे एलोरा केव्स किस स्टेट में? महाराष्ट्र में, और औरंगाबाद में। ठीक है, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीन रिलीजन से रिलेटेड है। जैन, बौद्ध और साथ ही साथ हिंदू, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलैया कमेटी इज रिलेटेड टू, एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो कि हमारे देश में 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद बनाई गई थी 1994 में। किससे रिलेटेड है? टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, टैक्स में सुधार के लिए बनाई गई थी चिलैया कमेटी। और कब इसे बनाया गया था? याद रखोगे 1994 में, टैक्स के सुधार के लिए, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश हु वाज अ फेमस रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो इल्तुतमिश था, ऑब्वियसली सभी को पता ही होगा, या नहीं है तो अभी जान लो। इल्तुतमिश, है ना, ये क्या था? दिल्ली डायनेस्टी जो थी उसका एक फेमस रूलर था। बट दिल्ली डायनेस्टी जो थी वो 5 अलग अलग वंशों में बटी हुई थी, 5 डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ में बटी हुई थी, है ना। स्लैब डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी और लोदी डायनेस्टी थी। तो इन 5 में से किस डायनेस्टी में आता था इल्तुतमिश, ये आपको बताना है ना। सो याद रखोगे स्लैब डायनेस्टी या जो गुलाम वंश था, है ना, गुलाम वंश था स्लैब डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, उसका रूलर था कौन? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ऑब्वियसली स्लैब डायनेस्टी का नया रूलर बना हुआ था। सो याद रखोगे इल्तुतमिश वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? स्लैब डायनेस्टी अंडर द दिल्ली डायनेस्टी, है ना। दिल्ली डायनेस्टी में ये स्लैब डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम यहाँ पे हमने लिया है सुनील छेत्री, है ना। सुनील छेत्री जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है। बहुत ही फेमस हमारी कंट्री की ये फुटबॉल प्लेयर है सुनील छेत्री, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल फॉर्म बताना है आपको GSLV का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? ओके, सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म है GSLV का। याद रखोगे क्या है, रॉकेट है जिसके द्वारा ऑब्वियसली क्या किए जाते हैं, हमारे देश के जो भी सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है ना। हमारे इसरो के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले जो रॉकेट्स हैं उसमें है GSLV, और फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तरह PSLV भी होता है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आप याद रख सकते हैं GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है ना। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। याद रखोगे ये आंसर, स्टैटिक है बट एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जॉन मथाई जो थे वो पहले रेल मंत्री थे हमारे किसके, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, है ना, रेलवे मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन थी, रेलवे के एग्जाम में तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन में से एक है कि किस सिटी में पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो इंडिया की स्टार्ट हुई थी, है ना। सो याद रखोगे कलकत्ता में 1984 में पहली मेट्रो ट्रेन जो है उसे स्टार्ट किया गया था। याद रखोगे कलकत्ता मेट्रो ट्रेन, कलकत्ता मेट्रो ट्रेन या कोलकाता मेट्रो ट्रेन 1984, ठीक है। इसी तरह दिल्ली में 2002 में स्टार्ट हुई थी, चाहो तो आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो 2002 में, और ये काम करती है अंडर द DMRC। DMRC मीन्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। याद रखोगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर में काम करती है। और दिल्ली में कब स्टार्ट हुई थी मेट्रो ट्रेन, 2002 में, और कलकत्ता में 1984 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पे था कोलकाता। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये रिवर फ्लो करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है। और अफ्रीका महाद्वीप के यदि हम सदर्न पार्ट में जाएं तो एक फेमस लेक है विक्टोरिया लेक, और इसी विक्टोरिया लेक से, इसी विक्टोरिया झील से, याद रखोगे आप लोग, इसी विक्टोरिया झील से किसका उद्गम होता है, नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया लेक से, है ना। सो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आती है विक्टोरिया लेक, और यहाँ से नील नदी का ओरिजिन होता है, और ये फिर नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए जाती है, और ये ड्रॉप करती है फिर मेडिटेरियन सी में या भूमध्य सागर में, जो कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। याद रखोगे विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, और ये ड्रॉप करती है कहाँ पे, भूमध्य सागर में, है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टेप वाटर टू एवरी हाउस, टैप वाटर टू एवरी हाउस मतलब हर घर को नल। ये अभी करंट की न्यूज़ है, हर घर को नल मतलब सभी घरों को क्या करना है, नल से पानी की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाना है। ये अभी स्कीम जो है लॉन्च की गई है मोदी जी के द्वारा, अभी शायद 22 नवंबर को, यस 22 नवंबर। टेप वाटर टू एवरी हाउस स्कीम, हाउस होल्ड, टेप वाटर टू every household scheme is launched by PM Modi in 22nd November 2020. It is related to which state of India, which Indian state? So याद रखोगे उत्तर प्रदेश से ये रिलेटेड है, जिसमें क्या कहा गया है कि पानी की जो कमी है उसे दूर करना है और हर घर को नल प्रदान किया जाएगा। इसमें याद रखोगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम, है ना। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, भारत के किस राज्य से संबंधित है ये जो
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है आपको बताना है। तो ये रिलेटेड है मेघालय से, है ना। मेघालय जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उससे रिलेटेड है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो फेस्टिवल है नवंबर महीने में, स्पेशली अभी जो हमारा नवंबर चल रहा था तो कुछ समय पहले ही ऑब्वियसली नवंबर में सेलिब्रेट होता है, तो इसीलिए करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में, है ना। जो ब्लॉसम है उसके आने के कारण इसे वहाँ पे मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे मनाया जाता है, तो इसे नाम दिया गया था इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस स्टेट में आता है, मेघालय में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। विच इंडियन लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स, है ना। तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी जो एक लेक है हमारी इंडिया की, तैरते हुए द्वीपों के लिए फेमस है ना। याद रखना कौन सी यहाँ पे हमारी ये लेक है, इट इज़ लोकटक झील, इट इज़ इन मणिपुर। लोकटक झील जो है जो कि मणिपुर स्टेट में आती है, लोकटक झील मणिपुर स्टेट में आती है। ये फेमस है किसके लिए, तैरते हुए द्वीपों के लिए या पुंडिस के लिए, ठीक है ना। सो ये पॉइंट आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील मणिपुर, झील का नाम भी आपको याद रखना है, मणिपुर में आती है और तैरते हुए द्वीपों के लिए, आइलैंड्स के लिए ये फेमस है। ओके, सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे दैट इज़ रिलेटेड टू स्टैटिक जीके लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि अभी तक नहीं किया है। वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए वीडियो के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।